राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री और कोटपुतली से विधायक राजेंद्र सिंह यादव, उनसे जानेंगे कि राज्य सरकार किन किन परिस्थितियों को किस किस प्रकार से निपटने की तैयारी कर चुकी है। जिन विषम परिस्थितियों में राजस्थान सरकार ने कोरोना का मुकाबला किया, वो पूरे विश्व में सराहा गया। केंद्र सरकार ने इसको वैक्सीनेशन को फ्री नहीं किया, जबकि गहलोत सरकार ने इसको फ्री कर दिया। इसका अतिरिक्त भार राज्य सरकार पर आएगा, तो इसको लेकर कैसे क्या मैनेज कर पाएंगे? हित के लिए, जनता के स्वास्थ्य के लिए, जनता की शिक्षा के लिए वो हमेशा आगे रहे हैं। जनता की सेवा करनी चाहिए, मुद्दों को उठाना चाहिए। उन मुद्दों को ना उठाकर एक तुच्छ राजनीति जो कर रहे हैं, जिनका कोई मापदंड नहीं है। 2 गज दूरी और मास्क भी जरूरी। नमस्कार, मैं वीर सिंह और आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज। आज प्रदेश में और देश में कोरोना की हालत बेहद नाजुक है। डेली लाखों की संख्या में पेशेंट आ रहे हैं और हजारों की संख्या में डेली मौत हो रही है। इसको लेकर राज्य सरकार भी गंभीर है तो केंद्र सरकार भी गंभीर है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री और कोटपुतली से विधायक राजेंद्र सिंह यादव। उनसे जानेंगे कि राज्य सरकार किन किन परिस्थितियों को किस किस प्रकार से निपटने की तैयारी कर चुकी है और आने वाले समय में कोरोना को लेकर कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी। सबसे पहले तो राजेंद्र जी, स्वागत है आपका मेरे इस खास कार्यक्रम में। राज्य सरकार कितनी गंभीर है और कैसे गंभीर है? देखिए, राज्य सरकार तो 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ था तब से ही गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार भी सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था पूरे देश में, और कुशल प्रबंधन पिछले 1 साल में राजस्थान सरकार का रहा है कोरोना का। अब कंपेयर अगर करेंगे और स्टेटों से, तो जिन विषम परिस्थितियों में राजस्थान सरकार ने कोरोना का मुकाबला किया, वो पूरे विश्व में सराहा गया। आपको ध्यान होगा कि भीलवाड़ा मॉडल जो जिस समय चला था कोरोना में का भयंकर, वहां पे विस्फोट हुआ था भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा को जिस तरीके से मैनेज किया गया था वो पूरे विश्व में उसके सराहना हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑक्सीजन प्लांट्स पे फोकस किया, वेंटिलेटर्स पे फोकस किया, और लगभग पिछले 1 साल में करीब 55,000 नए बेड्स की व्यवस्था की है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि आवश्यकता के हिसाब से अभी हमारी इतना नहीं बढ़ पाए, मगर 1 साल के अंदर 55,000 बेड की व्यवस्था बढ़ानी, ये भी कोई कम काम नहीं है। जहां तक सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एमएलए लेड को भी इसमें लगाया, और भी जहां से संसाधन मिल पाए वो लगा करके कोरोना का जो है बचाव का पूरा उन्होंने प्रयास किया। पूरा राज्य सरकार तत्पर रही, हमारे स्वास्थ्य मंत्री लगातार तत्पर रहे, हमारा मंत्रिमंडल जिनको जिले अलग अलग दे रखे थे, एक एक जिले की मॉनिटरिंग करके लगातार हम लोग उसमें वीसी से जुड़े हुए हैं। कोरोना में जो हालात पूरे देश में हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमियां तो रही हैं। राष्ट्रीय लेवल की अगर बात करें तो वो आप सब जानते हो जिस तरीके का हुआ है। आज हमें ऑक्सीजन की जितनी जरूरत है उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। जितना हमारे यहाँ मरीजों की संख्या है दूसरे स्टेटों में, उस हिसाब से हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। मगर हम आज इन बुराइयों में ना जाकर के केंद्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि भाई हम और आप मिलके, पहली प्राथमिकता है कि इस कोरोना की जंग को हम लोग जीतें। मंत्री जी, मेरा अगला सवाल ये है कि अभी वैक्सीनेशन का चल रहा है, 18 साल की उम्र तक के लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। केंद्र सरकार ने इसको वैक्सीनेशन को फ्री नहीं किया, जबकि गहलोत सरकार ने इसको फ्री कर दिया। इसका अतिरिक्त भार राज्य सरकार पर आएगा, तो इसको लेकर कैसे क्या मैनेज कर पाएंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। जनता के हित के लिए, जनता के स्वास्थ्य के लिए, जनता की शिक्षा के लिए वो हमेशा आगे रहे हैं। फ्री दवाई की योजना जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में चलाई थी, उसको पूरे विश्व ने सराहा था। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख तक का बीमा पूरे प्रदेशवासियों का जो है करा है, जिसके अंदर लगभग आप मान के चलिए जो लोग पे कर सकते हैं
₹50 में पूरे परिवार का आज बीमा दे रहे हैं। राज्य सरकार इसमें कई हजार करोड़ रुपए वहन कर रही है ताकि, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी कोरोना की बीमारी को भी उस बीमे में जोड़ दिया है। तो ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 18 साल से 45 साल वाले लोगों के टीकाकरण का काम है उसको भी बहुत मजबूती के साथ शुरू करा दिया है। अब उसके लिए फंड्स का इंतजाम राज्य सरकार ने कर लिया है। पूरे विश्व में जिस तरीके का है, केंद्र सरकार से मैं पूछना चाहूंगा कि केंद्र सरकार तो उस टीके को 100-150 रुपए में लेती है, वही टीका हमें 400 रुपए में दिया जाता है और फिर बार्गेन करके 300 रुपए में दिया जाता है। तो ये दो तरह के भाव क्यों? और जब आप 45 से 60 के लिए इंजेक्शन फ्री कर रहे हो तो आपको सबके लिए फ्री करना चाहिए था। केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वैक्सीनेशन में पहले भी जो सरकारें रही हैं उस समय भी अगर आप देखें पोलियो मुक्त भारत हुआ है, वो सारा वहन केंद्र सरकार ने किया। चाहे चेचक था, चाहे हैजा था, जो टीकाकरण का काम था वो लगातार केंद्र सरकार ही कर रही थी। आज केंद्र सरकार ये बोझ स्टेटों पे डाल रही है। स्टेटों की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। जिस तरीके का माहौल आज है उसको देखते हुए हम केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे कि इसमें उनको सहयोग ज्यादा करना चाहिए। भारत की जनता उनकी तरफ देख रही है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक देश एक झंडा, ये नारा भारतीय जनता पार्टी हमेशा देती है, लेकिन एक ही वैक्सीन का अलग अलग भाव नापतोल, मंडी वाले भाव तोल करना, ये कहीं ना कहीं देश की जनता के लिए एक घातक साबित हो सकता है। लेकिन मेरा बाबूजी अगला सवाल यह कि एक राज्य मंत्री होने के नाते आपकी प्रदेश की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी भी। तो अपने विधानसभा क्षेत्र की आपने किस प्रकार से क्या सहायता की इस कोविड कार्यकाल में, क्योंकि बहुत गंभीर बीमारी है, ऐसे में अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी फोकस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसमें आपने ऐसा क्या कुछ किया? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कोविड नहीं आया था उससे पहले ही स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा फोकस किया था और कोटपूतली को पहले बजट में जिला स्तरीय हॉस्पिटल बनाने का घोषणा की गई थी, जो अपना रूप आज ले चुका है। जिला अस्पताल बनने का जो मापदंड है वो पूरे कर चुका है। निश्चित तौर पे उस बजट के बाद उसमें काम शुरू हुआ, बिल्डिंग भी बन रही थी और भी चीजें हो रही थी। फिर कोरोना आ गया और कोरोना के आने से थोड़ा सा अस्त व्यस्त जरूर हुआ, काम थोड़ा डिले हुआ, मगर आज मैं फख्र से कह सकता हूं कि कोटपूतली में जिला स्तरीय अस्पताल है, उसमें ऑक्सीजन प्लांट हमारा लग के चालू हो गया है। हमने वहां 17 वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया था, जो हमारे जिसमें से 5 वेंटिलेटर्स चल चुके हैं। और एक बड़ा गंभीर मैं कहना चाहूंगा कोई मीडिया वालों के लिए कि कुछ मीडिया वाले जिनको जनता की सेवा करनी चाहिए, मुद्दों को उठाना चाहिए, उन मुद्दों को ना उठाकर एक तुच्छ राजनीति जो कर रहे हैं, जिनका कोई मापदंड नहीं है। जिस तरीके का अभी पिछले दिनों देखने को मिला, मैं अस्वस्थ था, पिछले फ्राइडे से मैं घर ही था, 7 दिन से वीसी पे ही बात कर रहा हूं, तो मुझे भी फीवर रहा, तो मेरे चेकअप वगैरह हुए हैं। ऐसे हालात में भी जिस तरीके के इन्होंने वातावरण पैदा करने की कोशिश की कि वेंटिलेटर पड़े हैं, वो फिट नहीं हुए हैं। सरकार में पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, पूरे लगन से काम कर रहे हैं। जो अधिकारी कहीं गलती कर रहा है उसको दंड भी दिया जा रहा है। इन सारी बातों के बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि कोटपूतली में जिस तरीके से कुछ लोगों ने कोटपूतली का ठेका ले रखा है तुच्छ राजनीति करने का, मीडिया के साथियों ने, उन्होंने कभी ये बैठ के वहां से प्रचार नहीं किया कि आज 38 आदमी कोविड में आए हैं तो उनके क्या लक्षण आ रहे हैं, उनके लिए हम कहां बेड का इंतजाम कर सकते हैं, कहां बेड खाली है ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, कौन सी दवाइयां उपलब्ध नहीं है उनके लिए बात कर सकते हैं। किसी गांव में अगर कोविड में गए हैं तो वहां जाके ये देख सकते हैं कि भाई वहां वो क्वारंटाइन है भी या नहीं है।
उनका बयान ले सकते थे कि साहब उनको कोई सुविधा में कमी है, वो ना करके राजनीतिकरण करना, छोटी छोटी गलतियों को निकालना। काम करते हैं, गलतियां होती हैं। हमारे जो वेंटिलेटर्स थे वो लेट आ गए थे 4 महीने पहले, मगर हमारा ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू हो रहा था, उसके साथ पाइपलाइन बिछती है, उसके बाद सर्टिफिकेशन होता है, उसके बाद टेक्निकल टीम होती है जो वेंटिलेटर को चलाती है। उन सारे संसाधनों को आज इस आपात स्थिति में, जहां पूरे देश में टेक्नीशियंस की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, लगातार हमारे पास जयपुर में मरीज बढ़ रहे हैं, हम यहां से कोई भी टेक्नीशियन निकाल के दे नहीं सकते। भर्तियां आपको पता है, मैं उस भर्तियों के उस मंत्रिमंडल की जो कमेटी है उसमें मेंबर हूं। हमने कितने प्रयास किए हैं, कुछ चीजें न्यायालय में अटकी हुई हैं, जो टेक्निकल भर्ती के, जो हमारे जो लैब टेक्नीशियंस और अदर टेक्नीशियंस की जो भर्तियां हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में भर्तियां अटकी हुई हैं। राज्य सरकार की नीयत साफ है, वो काम करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। जिस उद्देश्य से हमें जनता ने जो ये कुर्सी दी है, हम और हमारे पूरा मंत्रिमंडल उस पर खरा उतर के दिखाना चाहते हैं और उसमें हम तत्पर हैं। सर, कोटपूतली का जो बीडीएम अस्पताल है, न केवल एक विधानसभा का अस्पताल है, वो उसके ऊपर अतिरिक्त भार रहता है, चाहे नीम का थाना का हो, बानसूर का हो, या फिर विराटनगर विधानसभा बहरोड। इस अतिरिक्त भार को लेकर संसाधनों की कहीं ना कहीं कमी तो खलेगी, और क्या संभावनाएं नजर आती हैं कि बीडीएम अस्पताल में वो सुविधाएं और होनी चाहिए? देखिए, बीडीएम हॉस्पिटल में अभी हमारे पास वहां 250 बेड का इंतजाम है, और अभी 100 बेड हमने और उसमें आगे ऐड करने हैं, जिसकी प्रतिक्रिया चल रही है। दुर्भाग्य से अभी कोरोना और तेज हो गया, जिसकी वजह से रुक गया। और हमने ये प्रयास किया है कि हमने दातिल में जो सीएससी क्रमोन्नत की है, ताकि हमारा जो उस एरिया का जो मरीज है, 50,000 के लगभग दातिल क्षेत्र की आबादी है, उनको सुविधा वहां मिल सके। हमारा नारेडा का जो सीएससी है, उसको हमने अभी अपग्रेड करके उसमें जो संसाधन है उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। बखराना में हमने नई पीएससी दी है, करीब 4 नए सब सेंटर्स हमने गांव में खोले हैं। तो ये प्रयास है ताकि बीडीएम पे लोड कम हो। बीडीएम हॉस्पिटल आज डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है, और निश्चित तौर पे उस पे 5-6 तहसीलों के मरीजों का भार है। और आने वाले कुछ समय में हमारा ये जो कोविड की लड़ाई का जो दौर चला जाता है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है कोविड की लड़ाई। संसाधनों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है। उन चीजों को हम लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस महामारी से बाहर निकलें। और आने वाले समय में कोटपूतली बीडीएम हॉस्पिटल, आपको कहना चाहूंगा कि उसको हम मिनी एसएमएस हॉस्पिटल के बराबर खड़ा करके दिखाएंगे। सर, आने वाला समय गर्मियों का समय है, और इस दौरान एक तो कोविड महामारी चल रही है, दूसरा कोटपूतली क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, पानी के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है, केंद्र सरकार का भी इस पे फोकस है। और एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पहले भारत सरकार जो हमें पेयजल स्कीम्स में पैसा देती थी, उसमें हमारा हिस्सा 10% होता था। केंद्र सरकार ने उसको काट के अब हमारा हिस्सा 50% कर दिया। अगर हमें 1,000 करोड़ की कोई योजना देनी है तो 500 करोड़ हमें लगाना है और 500 करोड़ केंद्र सरकार देगी। पहले हमें 100 करोड़ रुपया लगाना होता था और 900 करोड़ केंद्र सरकार देती थी। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा बजट इसके लिए रखा है। मैं कहना चाहूं, कोटपूतली क्षेत्र में लगभग 150 करोड़ रुपए के करीब हमारी योजनाएं हैं, जिसमें से लगभग 64 करोड़ की योजनाएं हमारी स्वीकृत हो चुकी, जिनके टेंडर हो रहे हैं और काम शुरू होने वाला है। और करीब 69 करोड़ रुपए की योजनाएं हमारी जो है उनके डीपीआर वगैरह बन करके सैंक्शन पाइपलाइन में है, जो आने वाले कुछ दिन के अंदर सैंक्शन हो जाएंगी। और इसके साथ साथ 10-15 करोड़ की योजनाएं हैं जिनके ऊपर कार्य चल रहा है कि पानी कहां से आएगा, सोर्स कहां होगा, उन गांवों में दूर दराज से पानी ट्रांसपोर्ट करके नहीं आए, वो पाइपलाइन से आए, उनके ऊपर कार्य योजना हमारी चालू है। शहर के अंदर भी अगर आप कहें तो पूरा
कोटपूतली शहर के अंदर पिछले 2-2.5 साल के अंदर लगभग 54 किलोमीटर पाइपलाइन नई बिछी है, 15 लाख लीटर की टंकियों का निर्माण हुआ है और अभी 10 लाख लीटर की टंकियों का निर्माण और करीब करीब 20 किलोमीटर पाइपलाइन शहर में और बिछेगी, जिसका एक कार्य योजना हमने बना ली है। इसके सिवाय मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। इस बजट में उन्होंने जो इरसद्दा बांध बन रहा है, आने वाले समय में हमें ग्राउंड वाटर पे डिपेंड ना रह के सरफेस वाटर से हम पेयजल योजनाएं लाएं, तो उसके लिए इरसद्दा बांध से कोटपूतली को भी जो पेयजल स्कीम में जोड़ने की घोषणा की है, उसकी डीपीआर का काम भी अगले महीने से शुरू हो जाएगा और आने वाले टाइम में कोटपूतली को इरसद्दा बांध से पेयजल स्कीम का पानी आने वाले टाइम में मिलना शुरू हो जाएगा। सर, कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र में एक गंदे पानी का वो था, जोड़ था, उसको लेकर भी काफी विवाद है, उसको लेकर भी आपने पाइपलाइन वगैरह डलवाई, तो उसमें उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, वो पिछले 20-25 साल से एक शहर के अंदर नासूर था। कई चेयरमैन आए, कई एमएलए बने, चले गए, उस पर गौर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। पिछले 1.5 साल से मैं लगातार प्रयास कर रहा था, बोर्ड हमारा नहीं था नगरपालिका का, फिर भी हमने प्रयास करके वो योजना पास करी और उसके तहत हमने उस पानी की निकासी के लिए लगभग 9 किलोमीटर पाइपलाइन डाल के उस पानी को आगे बाहर शहर से निकालने का इंतजाम किया और उस जोड़ पे बड़ा पंप हाउस बना के उस पानी को हम बाहर निकालने का पूरी स्कीम शुरू हो चुकी है। और उस पे सीटीपीटी जो सिस्टम होता है, जिसके अंदर पानी की सफाई होके उस पानी को हम खेती के यूज में ले सके, उसके ऊपर हम कार्य योजना पे काम कर रहे हैं। इस समय लगभग शहर का उस जो जोड़ का पानी है उसकी तेजी से निकासी हो रही है, जो आगे जाके नदी के अंदर डाला जा रहा है। सर, इसके अलावा कोटपूतली क्षेत्र में सड़कों का भी काफी आपने किया, अभी जो एक बाईपास भी बना है, तो सड़कों को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, कोटपूतली में नेशनल हाईवे 8 पे है, बड़ा ट्रैफिक रोड चलता है और नीमका थाना रोड से माइनिंग एरिया होने की वजह से बहुत ट्रैफिक दिल्ली की तरफ जाता है और आए दिन शहर के अंदर जाम रहता है, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हमने ये प्रयास किया कि भाई इसका निराकरण क्या हो। तो सबसे पहले तो जो हमारा कोटपूतली सिटी का एरिया है, उसमें 2 किलोमीटर लगभग 12 करोड़ की लागत से हमने उस रोड को चौड़ा करवा के और बीच में डिवाइडर अच्छा बना के उसका काम हमारा चल रहा है। और फिर इस पे प्रयास करके हमने नारेडा के आगे चोटिया से सीधा पनियाड़ा मोड़ को मिलाने का एक बाईपास की कार्य योजना का प्रारूप दिया, जिसका डीपीआर पिछले बजट में घोषणा हुई थी, तैयार हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए 140 करोड़ रुपया इस बजट में घोषणा की है और अभी क्योंकि कोविड का समय आ गया, उसका बहुत जल्दी तेजी से काम शुरू हो जाएगा, जिससे शहर को बहुत बड़ी एक जो परेशानी है ट्रैफिक जाम की, एक्सीडेंट्स की, ओवरलोडेड उसकी, पॉल्यूशन की, उससे निजात मिलेगी। सर, इसके अलावा पिछले कोरोना का फर्स्ट फेज था, उस टाइम पे हर प्रत्येक गांव को सैनिटाइजर वगैरह किया गया था, क्या अभी भी ऐसा कुछ करने का है? देखिए, पिछली बार हमने सभी गांवों को सैनिटाइज कराया था। इस बार भी हमारा ये कार्य योजना शुरू होनी थी, मगर अचानक ये कोरोना का जो विस्फोट हुआ है बड़ा, उसकी वजह से चारों तरफ जो अफरा तफरी है, उसके लिए हमने कार्य योजना तैयार कर ली थी। पिछले हफ्ते मैंने बीडीओज के संग, पावटा बीडीओ के संग और कोटपूतली बीडीओ और अधिकारियों के संग मीटिंग कर ली थी और उसमें सभी सरपंच साहिबान को बुला लिया था और सबसे बैठ के उनके स्तर पे, गांव पंचायत लेवल के स्तर पे उन सरपंचों के साथ ये तय हो गया कि भाई आप लोग अपने गांव में अपने स्तर पे आप इसमें जो है छिड़काव करेंगे और उसका पैसा राज्य सरकार उनके खातों में डाल देगी, जिस पे काम शुरू हो चुका है। सर, इसके बाद में मैं वापस एक बार प्रदेश की में कोरोना की स्थिति को लेकर बात करता हूं। एलोपैथी और होम्योपैथी में ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, और
अभी हमारी एक डॉक्टर साहब से बात हुई जो होम्योपैथी के हैं, उनका कहना है कि पेशेंट को वो ज्यादा रिकवर करते हैं। तो ऐसा राज्य सरकार होम्योपैथी डॉक्टरों को कुछ मौका देगी? देखिए, राज्य सरकार की तो हमेशा कोशिश ये है कि बेहतर से बेहतर इलाज जनता का हो, और आयुर्वेद वाले अपने दावे रखते हैं, होम्योपैथिक अपने दावे होते हैं, एलोपैथिक के अपने दावे होते हैं। इन सब के मंत्रालय बने हुए हैं, इन सब में डायरेक्टर बैठते हैं, रिसर्च होती है, और सभी दवाइयां कारागार भी होती हैं। उनके एलोपैथी अपनी जगह कारागार है, होम्योपैथी अपनी जगह है, और किसी बीमारी में एलोपैथी अच्छा काम करती है, किसी बीमारी में होम्योपैथिक का इलाज अच्छा होता है, कहीं आयुर्वेद का बहुत अच्छा इलाज होता है। तो निश्चित तौर पे हमारा तीनों पद्धतियों पे बहुत फोकस है, और तीनों ही नहीं, जो हमारा जो दूसरा चौथा जो एक पद्धति है, इसको ये बोलते हैं हमदर्द की जैसे दवाइयां वगैरह जो आती हैं, यूनानी दवाइयां भी बहुत चीजों में कामयाब हैं। तो इन सारी पद्धतियों पे लगातार राज्य सरकार फोकस करती है, इनके लिए बजट देती है, इनमें रिसर्च होती है, उसके लिए बजट प्रदान करते हैं। तो एक अच्छा फोकस देके किसी भी तरह पूरा प्रदेश स्वस्थ रहे, इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस है। ये थे हमारे साथ राज्य सरकार में राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव। इनसे हमने चर्चा की और जाना कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर राज्य सरकार कितनी गंभीर है। अभी पिछले दिनों चिरंजीवी योजना मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई, उससे गरीब तबके के लोगों को फ्री में इलाज मिलेगा। ये योजना पहली बार नहीं है जब गहलोत सरकार ने ये योजना लेके आई। इससे पहले भी निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, अनेक प्रकार की जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कारगर साबित होगी। ये योजना पहले भी गहलोत सरकार ला चुकी है। साथ ही राजेंद्र जी ने बताया कि कोटपुतली का जो बीडीएम अस्पताल है उसके ऊपर न केवल वो एक विधानसभा का अस्पताल है, उसके ऊपर अतिरिक्त 2-3 विधानसभाओं का भार रहता है। उसको लेकर भी जिला अस्पताल का दर्जा दिलवाना, ऑक्सीजन प्लांट करवाना, वेंटिलेटर चालू करवाना, ये तमाम सुविधाएं की गई हैं। और आने वाले समय में बीडीएम अस्पताल में और भी उन्नत किस्म की जो चिकित्सा सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, उनका विस्तार होगा। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ मैं वीर सिंह यादव, डीपीके न्यूज जयपुर।